गुड मॉर्निंग। देखो, पिछला वीडियो में मैंने दो ही क्वेश्चन बताया अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का था और सॉल्यूशन लंबा था। 19 मिनट का वीडियो हो चुका था, इसलिए हम आज उससे आगे का पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I ठीक है, एवं वोल्टेज के बीच कालांतर एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो ठीक है, तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो धारा का वाटहीन घटक होगा। धारा का वाटहीन घटक होगा। पहला ऑप्शन है ए नंबर I cos फाई। बी नंबर ऑप्शन है I sin फाई। सी नंबर ऑप्शन है I tan फाई। और डी नंबर ऑप्शन है I cos स्क्वायर फाई। देखो बेटा, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इस बार फिर ये क्वेश्चन पूछेगा। हम VVI कर देते इस ऑब्जेक्टिव पर। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, समझो। कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। देखो बेटा, एक होता है वाटफुल करंट, एक होता है वाटलेस करंट। वाटफुल करंट का मतलब हुआ जिसके बहने से शक्ति का व्यय होता है, मतलब वे परिपथ जिसमें करंट के प्रवाह से शक्ति का व्यय हो उसको वाटफुल सर्किट कहते हैं, और उसमें बहने वाली करंट वाटफुल करंट कहलाता है। अब वे परिपथ जिसमें करंट के प्रवाह शक्ति का व्यय नहीं होता हो, ऐसे परिपथ को वाटलेस सर्किट कहते हैं, और उसमें बहने वाली करंट को वाटलेस करंट कहते हैं। जैसे आर परिपथ वाटफुल सर्किट होता है और एल और सी परिपथ वाटलेस सर्किट होता है। तो क्वेश्चन यह कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I और वोल्टेज मतलब विभवांतर या विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। बेटा, धारा का वाटहीन घटक वही होगा, घटक मतलब कंपोनेंट। धारा का वाटहीन कंपोनेंट कौन सा होगा? धारा का वाटहीन कंपोनेंट वही होगा जिस कंपोनेंट के धारा में वोल्टेज जीरो होगा। मतलब धारा का वह कंपोनेंट जो वोल्टेज के डायरेक्शन में नहीं है। जिस डायरेक्शन में मतलब धारा है लेकिन वोल्टेज नहीं है, ठीक है, तो वो कंपोनेंट जो होगा करंट का वो वाटलेस होगा, ठीक है, या वाटहीन बोल दो हिंदी में। और धारा का वह कंपोनेंट जिस कंपोनेंट में वोल्टेज है, तो समझो उस कंपोनेंट में करंट के प्रवाह शक्ति का व्यय हो रही है, तो वो वाटफुल घटक होगा। जैसे समझो, यहां पर मैं यहां हिंस दे रहा हूं। देखो, यहां क्वेश्चन कहता है कि करंट और वोल्टेज के मध्य कालांतर फाई है। तो मान लो कि ये वोल्टेज है, ठीक है, क्या है ये वोल्टेज, और ये कितना कालांतर भाई करंट वोल्टेज 5 पर।
देखो यहां लिखा हुआ साफ साफ करंट वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है, तो ये मान लो करंट है, ये क्या है करंट, और ये कलांतर कितना फाई है। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो करंट है इसके साथ में एंगल बना रहा है, तो करंट जो वोल्टेज के साथ एंगल बना रहा है तो ऑलरेडी ये एक्स कंपोनेंट होगा वोल्टेज का, और इसका ये जो होगा ये वाई कंपोनेंट होगा। तो करंट का एक कंपोनेंट तो ये होगा, कितना होगा बताओ, आई है, करंट क्या है आई, और एंगल क्या है फाई, तो एक्स कंपोनेंट क्या होता है कॉस में ना होता है, तो ये हो जाएगा आई कॉस फाई। समझ में आ रहा है क्या समझा रहे हैं। और इसका दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई साइन फाई। अब तुम बताओ, अभी समझाए थे हम, तो बताओ कि करंट का यहां दो कंपोनेंट बना है, एक कंपोनेंट करंट का दो कंपोनेंट बना है, एक कंपोनेंट बना है वोल्टेज के डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट बना है वोल्टेज के परपेंडिकुलर। तो अभी तुरंत समझाए हैं करंट का वही कंपोनेंट वाट लेस या वाट हीन कंपोनेंट कहलाएगा जो वोल्टेज के डायरेक्शन नहीं है। तो वोल्टेज के डायरेक्शन में कौन सा करंट का कंपोनेंट है, ध्यान सुनो, करंट का दो कंपोनेंट, एक है आई कॉस फाई, एक है आई साइन फाई। तो इन दोनों में कौन सा कंपोनेंट है करंट का जो वोल्टेज के डायरेक्शन नहीं है, ये वाला कंपोनेंट। इसका मतलब करंट का ये कंपोनेंट जो होगा ये वाट हीन कंपोनेंट होगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर बेटा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी राइट होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर आ जाओ अगला, क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कहता है कि दो प्रेरकत्व L1 तथा L2 समांतर में जुड़े हैं, ओके, और उनसे एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, और उनसे एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, ओके। यदि धाराएं I1 और I2, यदि धाराएं I1 व I2 क्रमशः L1 व L2 से किसी नियत समय पर प्रवाहित हो रही है, तो धारा I1 रेशियो I2 का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है L2 बट्टे L1, बी नंबर ऑप्शन है L1 बट्टे L2, सी नंबर ऑप्शन है L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर, और डी नंबर ऑप्शन है L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या है समझो। कहता दो प्रेरक तो L1 तथा L2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। देख बेटा, एक बात मैंने पिछले क्लास में समझाया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित्रों का, ध्यान सुनो फिर से, प्रेरित्रों का, प्रेरित्र मतलब कुंडली, प्रेरित्र मतलब कुंडली, प्रेरित्रों का या कुंडलियों का श्रेणी समांतर वैसा ही होता है जैसे प्रतिरोध का होता है। ठीक है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। समांतर में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सिर्फ प्रेरित्र का भी होता है। प्रेरित्र के श्रेणी समूहन में कुल समतुल प्रेरकत्व जो होगा वो होगा L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट डॉट। और समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रेरकत्व होगा वो होगा 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर क्या कहते हैं, दो प्रेरकत्व L1 तथा L2 समांतर में जुड़े हैं। जैसे मान लो कि एक प्रेरकत्व, एक कुंडली ये है, ठीक है, और एक कुंडली ये है, ध्यान से समझना, और ये दोनों समांतर में जुड़ा हुआ है। ऐसे मान लो कि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ऐसे पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब कहता है और उनसे एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, मतलब इसका प्रेरकत्व L है, इसका प्रेरकत्व L2 है, और इससे एक प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। यदि धाराएं I1 व I2 क्रमशः L1 व L2 से किसी नियत समय पर प्रवाहित हो रही है। अब कहते हैं ये जो प्रेरकत्व L1 है और प्रेरकत्व L2 है, इससे करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, किसी नियत समय पर I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है, I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इधर से करंट इधर जाएगा, इधर से करंट इधर हो जाएगा, इधर से फिर I करंट बन करके बाहर निकल जाएगा। ओके, तो कहता है कि धारा I1/I2 का अनुपात क्या होगा। बेटा एक बात बताइए, ये कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर में। तो मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, और A पॉइंट और B पॉइंट के अगर A सिरा और B सिरा के बीच का विभवांतर V हो, विभवांतर मतलब वोल्टेज, तो बताओ कि समांतर में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज सेम होता है। आप ये पढ़े हैं प्रतिरोध के समांतर में भी, क्योंकि इसका एक सिरा देखो, इस प्रेरित का एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है A पर, दूसरा सिरा B पर जुड़ा हुआ है, और इस प्रेरित का भी एक सिरा A पर है, दूसरा सिरा B पर है। अगर A और B के सिरों का विभवांतर V हो तो L1 का भी विभवांतर V होगा, L2 का भी विभवांतर V होगा, L1 का भी विभवांतर V होगा। तो अब आपको कह रहा है कि I1 और I2 का रेशियो कितना होगा, I1/I2 का रेशियो। तो बेटा पहले I1 निकाल लो। ओम का नियम आप जानते हो ना, क्या होता है, V बराबर IR। तो वही फॉर्मूला लगाना है ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है बताओ, V बराबर IR। तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, V/R ना हो जाएगा। तो देख बेटा, यहां जो L1 प्रेरकत्व है उसमें करंट कितना है, I1, तो यहां हो जाएगा I1 बराबर, अच्छा L1 का विभवांतर कितना होगा V, तो यहां V हो जाएगा। लेकिन बेटा आपको बताए थे कि प्रेरकत्व में मतलब कुंडली में करंट के प्रवाह रुकावट कौन होता है, R नहीं होता है, L होता है। तो इसका यहां देखो, इसका प्रेरकत्व क्या है, L1, तो यही करंट का रुकावट होगा, मतलब R के जगह हो जाएगा L1। पुनः आप लिखोगे, पुनः I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए I2 इस प्रेरित में करंट है, L2 में करंट है I2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी विभवांतर V है, तो V हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ करंट का रुकावट क्या है, L2, तो R के जगह हो जाएगा L2। अब आपको निकालना क्या है, प्रश्न से I1/I2 निकालना है। तो आप चलोगे प्रश्न से,
प्रश्न से निकालना क्या है, I1 बट्टे I2। तो I1 में आप I2 से भागा दे दो, तो I1 क्या है बेटा, I1 है V बट्टे L1, और इसमें भागा दोगे I2 से, तो I2 का मान है V बट्टे L2, तो भागा दोगे तो L2 ऊपर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा, V से V कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, L2 बट्टे L1, अर्थात यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा, इसका ऑप्शन राइट होगा ए नंबर। तो आप आंसर लिख सकते हो ए। समझ में आ गया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 35। आज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं एलसीआर परिपथ में, क्वेश्चन नंबर 36 एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है, विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है, होने के लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन है ओमेगा एल बराबर 1 बट्टे ओमेगा सी, दूसरा है ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, सी नंबर में है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी, और डी नंबर में है इनमें कोई नहीं, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। बेटा पढ़े हो, मैं पढ़ाया हूं, एलसीआर परिपथ अनुनादी तब होता है जब प्रेरणिक प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC इक्वल होता है, मतलब XL बराबर XC होता है। तो हिंट्स हम देते हैं यहां पर अनुनाद के लिए शर्त क्या है, अनुनाद के लिए शर्त है XL बराबर XC, और आपको पता है कि XL का मान क्या होता है ओमेगा L, और XC का मान होता है 1 बट्टे ओमेगा C, यही है अनुनाद का कंडीशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तो आंसर आप ए लिख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहते यदि L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो, तथा C संधारित्र की धारिता हो, संधारित्र की धारिता हो, संधारित्र की धारिता हो, संधारित्र की धारिता हो, तो L बाय R, तो L बाय R एवं RC का बीमीय सूत्र है, एवं RC का बीमीय सूत्र है, बीमीय सूत्र पूछ रहा है यहां L बाय R और RC का। पहला ऑप्शन है m के पावर 0 LT के पावर -1, m के पावर 0 LT के पावर -1, कोमा।
दूसरा है उसी में है कोमा एम एल के पावर 0 टी पावर -1, एम एल के पावर 0 टी के पावर -1। डी नंबर ऑप्शन है एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी कोमा एम एल टी के पावर 0, एम एल टी के पावर 0। सी नंबर ऑप्शन है एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी कोमा क्या है 1 है, कोमा 1 लिखा हुआ है, चलो लिख देते हैं। उसके बाद नंबर डी ऑप्शन है एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी कोमा एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी। देखो यहां तो डायमेंशन पूछ रहा है, कहता है कि यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता है तो एल बाय आर और आर सी का विभव बताइए। देखो हम बताते हैं, आप पहले एल का विभव निकाल लो। एल के विभव कैसे निकालोगे? आप जानते हो, आप क्या जानते हो? हम जानते हैं कि E बराबर होता है -L di/dt। तो यहां से L निकालो तो क्या होगा? माइनस से कोई मतलब नहीं है हमको डायमेंशन में, तो L निकालोगे dt इधर गुना हो जाएगा तो एप्सिलॉन E dt। यहां E जो है एप्सिलॉन नहीं है, EMF है, इसको इधर लाओगे तो di भागा हो जाएगा। आप पहले इसका डायमेंशन निकाल लो। E क्या है? EMF। EMF का डायमेंशन बताओ क्या होता है? ml स्क्वायर t पावर -3 1 पावर -1। और dt क्या है? टाइम का डायमेंशन t होता है डिवाइडेड बाय di क्या है? करंट का डायमेंशन a या i ले सकते हो, तो L इक्वल टू हो जाएगा ml स्क्वायर और यहां t की पावर -3 है, गुना t है तो t की पावर -2 हो जाएगा और a ऊपर जाते a के पावर -2 हो जाएगा। ये तो निकला L का डायमेंशन। अब R का डायमेंशन निकाल लो। R इक्वल टू क्या होता है? V/I, पता है ना? V क्या है? विभवांतर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो विद्युत वाहक बल का होता है, मतलब ml स्क्वायर t की पावर -3, ml स्क्वायर t की पावर -3 और a के पावर -1 और डिवाइडेड बाय करंट है, करंट का डायमेंशन a या i लेते हैं, ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -3 और ये a ऊपर जाते a के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकाल लो c का डायमेंशन। c बराबर क्या होता है? फराडे के नियम से पढ़े हो, q बराबर c भी, तो c बराबर क्या? q/v में हो जाएगा, तो q/v। Q क्या है? आवेश का विभव सूत्र AT डिवाइडेड V क्या है? विभव का डायमेंशन वही होता है जो विभवांतर और विद्युत वाहक बल का होता है, ml स्क्वायर t की पावर -3 और a के पावर -1। सबको ऊपर भेजोगे तो क्या होगा? m ऊपर जाए तो m के पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l के पावर -2 और t ऊपर जाएगा तो नीचे t पावर -3, ऊपर पहले से t है तो t की पावर 4 हो जाएगा और a ऊपर जाए तो ऊपर में पहले से a है, नीचे a पावर -1 तो a के पावर 2 हो जाएगा। ये निकल गया c का डायमेंशन। ठीक है, किसका डायमेंशन निकला बेटा? c का। अब आप क्या करो, प्रश्न से चलो इधर हम मिटा देते हैं। प्रश्न में पहले किसका डायमेंशन निकालना बेटा? L/R का। प्रश्न से L/R का डायमेंशन निकालना है, L/R। तो L का डायमेंशन क्या है बेटा? L का डायमेंशन है, कहा निकालो, ml स्क्वायर
ठीक है, टी के पावर माइनस टू, टी के पावर माइनस टू, ए के पावर माइनस टू, ए के पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय आर का डायमेंशन क्या है बेटा, आर का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर, टी के पावर माइनस थ्री, टी के पावर माइनस थ्री, ए के पावर माइनस टू। आप देखो तो ये से ये कटेगा, एम से एम कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा। अब यहां बच गया एल बाय आर का डायमेंशन क्या आ गया, ऊपर में टी पावर माइनस टू है और नीचे टी पावर माइनस थ्री है, तो एक तो ये कट जाएगा ना, तो वन बाय टी बचा ना, वन बाय टी पावर माइनस वन बचा, ऊपर जाएगा तो टी बचेगा। इसको शुद्ध फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, एम के पावर जीरो एल के पावर जीरो टी, शुद्ध फॉर्म में यही डायमेंशन होगा बेटा एल बाय आर का। अब फिर किसका निकालना है, आर सी का, किसका निकालना है, आर सी का, पुनः आर सी का निकालना है, आर सी। आर का डायमेंशन क्या है, अभी रखा था यहां पर देखो, एम एल स्क्वायर, टी के पावर माइनस थ्री, ए के पावर माइनस टू, अब मल्टीप्लाई, सी का डायमेंशन क्या निकाले हो, एम के पावर माइनस वन, एम के पावर माइनस वन, एल के पावर माइनस टू, एल के पावर माइनस टू और टी के पावर फोर, टी के पावर फोर, ए के पावर टू। बेटा देखो ये माइनस पावर है, ये प्लस पावर कट जाएगा, यहाँ एल के पावर माइनस टू, यहाँ एल के पावर टू, ये भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ ए के पावर टू है प्लस में, ए के पावर टू है माइनस, ये भी कट जाएगा। बच गया आर सी बराबर टी के पावर माइनस थ्री और गुना, इधर क्या बचा, टी के पावर फोर, तो ये आर सी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आर सी बराबर आ जाएगा टी पावर फोर में से टी पावर थ्री जाएगा, टी बचेगा। इसको शुद्ध फॉर्म में लिखो, क्या आएगा, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर जीरो, सॉरी टी के पावर टी, अरे यहाँ पर टी पावर माइनस थ्री, टी पावर फोर, टी पावर थ्री जाएगा, थ्री एन बचेगा। शुद्ध फॉर्म में लिखोगे एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी ना हो जाएगा। तो देखो एल बाय आर का डायमेंशन आया एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी, और आर सी का डायमेंशन आया एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी। तो यहां पर आर बाय सॉरी एल बाय आर कॉमा आर सी का डायमेंशन आया एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी और कोमा एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी, ये आंसर होगा। तो देखो कौन ऑप्शन सही है, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी, ये ऑप्शन राइट होगा, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया। अब बचा है 3 क्वेश्चन, उसको अगले वीडियो में लेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा होगा।